सुप्रभात बच्चों। नमस्कार। उर्मिला कोटाला की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा पाठ है मित्रता, इसके पहले भी बच्चों हमने मित्रता पाठ पढ़ लिया है, लेकिन एक बार फिर से हम उसको दोहरा लेंगे, रिवाइज कर लेंगे तो अच्छी तरह से हमें याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो मित्रता बच्चों आप सभी जानते हैं कि दोस्ती हमारी एक उम्र होती है जिस समय हमें हमारी दोस्ती सबसे ज्यादा अहमियत रखती है हमारे जीवन में और हमें सबसे प्रिय होती है। दोस्त बोलेंगे तो हम अपने घर वालों से भी ज्यादा उनको महत्व देते हैं और उनसे ज्यादा अपनी सारी बातें कहते हैं, सुनते हैं। कभी उनसे रूठ भी जाते हैं और कभी हम उनको मनाते हैं, कभी वो हमें मनाते हैं। यानी दोस्ती, मित्रता जो होती है वो जीवन के जितने भी संबंध होते हैं उन संबंधों से सबसे अलग होती है और वह सबसे अलग महत्व भी हमारे जीवन में रखती है। तो प्रस्तुत पाठ जो है चेतना कवित्री लेखिका द्वारा रचित पाठ मित्रता, इसमें भी कुछ इसी प्रकार की दो युवा बच्चों की कहानियां बताई गई हैं कि जब वो बच्चे छोटे होते हैं तब उनकी मनोभावना, मनस्थिति किस प्रकार की होती है, वो किस तरह से अपने जीवन को बिताते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तब किस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है या किस तरह से समाज में उनकी उस मित्रता को देखा जाता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। वह बार बार मुझे देखे जा रहा था। मैं इतनी हैरान थी कि कुछ समझ नहीं पा रही थी। हम दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देख रहे थे। उसका चेहरा बदला बदला सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दूर से और बहुत थक कर आया है। वह कुछ बोल नहीं रहा था, बस खड़ा था। मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह देखता रहा, गुस्से में थी। मैंने उसका हाथ झटक कर झटका और तेजी से आगे की ओर बढ़ गई। मैंने एक पल भी पलट कर नहीं देखा। वह शायद वहीं पर खड़ा था। मैं पलटना चाहती थी, मगर नहीं, मुझमें वह एक अहम था कि वह आए और कुछ बोले, लेकिन वह नहीं आ रहा था। अब इस पैराग्राफ में बच्चों बताया गया है कि लेखिका जो है उस एक दोस्त जो कि युवती है, लड़की है, उसकी मनोस्थिति यहाँ पर बता रही है कि वो बहुत दिनों बाद, उसका जो मित्र है बहुत दिनों बाद अचानक से घर पर आ गया और उससे बात करना चाहता था। उसके लिए उसने उसका हाथ भी पकड़ लिया, लेकिन हम अपने दोस्तों से रूठने का पूरा हक रखते हैं, अधिकार रखते हैं। इसलिए वह भी रूठी हुई है कि वह नहीं चाहती उससे बात करना, क्योंकि वह उसे बिना बताए चला गया था। वह उसका एक पक्का दोस्त था, अच्छा दोस्त था, तो फिर उसे क्यों बिना बताए चला गया। और इसलिए वह अब बात करने भी आया है। तो वह उसको सिर्फ देख रही है, लेकिन उसके मन में बहुत गुस्सा है कि वह उसको बिना बताए चला गया और अब वो उससे बात करने आया है। क्या बात करने आया, इतने दिनों उसने किस तरह से बिताया बिना उसकी जानकारी के। क्योंकि बच्चों आज के समय में तो हमारे पास मोबाइल फोन है। आज हम फोन के द्वारा एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछ सकते हैं। और अब के मोबाइल का जो फोन्स है उसमें कैमरे लगे हैं, तो हम कैमरे पे देख कर एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। तो बहुत कुछ सुविधा है आज के समय में। लेकिन जिस समय की यह कहानी लिखी गई है, जिस समय लिखा गया है, ये बताया गया है, उस समय उतनी सुविधा नहीं थी कि हम एक दूसरे से बात कर सके। एक पत्र माध्यम था और उसके बाद मोबाइल फोन भी थे, लेकिन कौन से फोन थे, वो जो लैंडलाइन फोन होते हैं जो घरों में रहते हैं। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि युवती के मन में भी अहम था। अहम मतलब कि उसको अपना स्वाभिमान था कि भाई मुझे बिना बताए गया बात, बिना बताए चला गया, कोई भी बात नहीं बताया, तो फिर मैं अब इससे बात क्यों करूं। अब ये खुद आए मेरे पास बात करने के लिए, मुझे मनाए, मैं बहुत इससे नाराज हूँ, रूठी हुई हूँ। मैं जल्दी जल्दी अपने कमरे में पहुंचकर उसे छुप कर और पलट कर देखने लगी। वह वहां नहीं था। मैं उदास चेहरा लिए जैसे ही पलटी तो वह मेरे पीछे ही खड़ा था। मैं सहम सी गई। उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया।
तभी मम्मी ने तेज आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर मेरा शरीर कपकपा गया। पर वह था कि मेरा हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उसे और अपने हाथ को ही देख रही थी कि मेरी आंखों से टप टप आंसू बह गए। मैं अपना हाथ छुड़ाने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। अब जब हम छोटे होते हैं बच्चों, तो हम किसी से भी मारा मारी कर सकते हैं, मतलब वहां पर ये नहीं देखा जाता है कि हमारा मित्र जो है वो लड़का है या लड़की है। लेकिन जब हम एक उम्र की अवस्था में पहुंचते हैं, युवती बनते हैं, युवक बन जाते हैं, तब हमारी दोस्ती कितनी भी पुरानी हो और कितनी भी गहरी हो, और लेकिन समाज में उसको देखने का दृष्टिकोण थोड़ा सा बदल जाता है। और इसलिए हम उस समय खुद को भी यह महसूस करने लगते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर भी युवती का जब हाथ उसके दोस्त ने पकड़ लिया, तो वह उसे छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि उससे बात नहीं कर रही थी, नाराज थी। और तभी युवती की मम्मी ने, यानी उस लड़की की मम्मी ने तेज आवाज लगाई, तो एकदम यह डर गई। क्यों? क्योंकि अब कोई बड़ा लड़का और बड़े जब बच्चे हो जाते हैं तो कोई हाथ पकड़े तो किसी का अच्छा नहीं लगता, भले कितना ही अच्छा दोस्त हो। तो यह भी डर गई और शरीर इसका कांप गया, और कुछ भी नहीं बोल रही है, सिर्फ उसका हाथ जो उसने कसकर पकड़ा हुआ है उसी को देखे जा रही है। और भावनाएं जो हैं बच्चों, कभी कभी हम अपनी आंखों से व्यक्त करते हैं, तो कभी बातों से व्यक्त करते हैं, लेकिन कभी कभी आंसुओं से भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि मैं तुमसे नाराज हूँ, मैं तुमसे दुखी हूँ। ये सारी बातें कभी कभी आंसुओं से भी व्यक्त होती है, जैसे कि यहाँ पर यह युवती कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। और वह विनती करने लगी, गिड़गिड़ाना यानी प्रार्थना करना, विनती करना। वह अपने दोस्त से प्रार्थना करने लगी कि अब मम्मी आ रही है, मेरा हाथ छोड़ दो। मुझे याद है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, छुट्टी के बाद वह मुझे रोज मिलता था और कहता था, रिश्ता है प्यारा प्यारा, दोस्ताना है हमारा। बोलते हुए उसकी हंसी और ठिठोली कितनी अच्छी लगती थी। उस पर छोटे छोटे से हम कैसे गली की सबसे ऊंची छत पर जाकर पतंग उड़ाया करते थे। वह मुझे सिखाता था, गली के सभी लोगों के काम करता था, किसी का दूध लाना, किसी की सब्जी, किसी के लिए कुछ, पर वह तो अलग ही लग रहा था। तो वह लेखिका को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वो लोग छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। और जब स्कूल छूटता था तो उसके बाद दोनों साथ में घर आया करते थे। और जो उसका मित्र है वह ये गाना अपने मित्र के लिए गाता था कि रिश्ता है प्यारा प्यारा, दोस्ताना है हमारा। और इस तरह बोलते हुए वो उसके साथ हंसी ठिठोली का मतलब होता है मस्ती करना। और फिर सब कुछ बहुत अच्छा लगता था उस समय, क्योंकि छोटे थे दोनों जन। और फिर स्कूल छूटने के बाद अभी के भी बच्चे ऐसे करते हैं। अभी तो कोरोना समय आ गया है, इस वजह से थोड़ा सा सबके अंदर दूरियां बन गई हैं, नहीं तो बच्चे स्कूल से छूटते ही बस्ता घर में फेंकते ही क्या करते हैं, खेलने के लिए निकल जाते हैं। खेलना उन्हें बहुत पसंद होता है। उसके बाद उसके लिए ना वो खाने की सुध लेते हैं, ना पीने की। बस कपड़ा बदली किया, नहीं तो वो भी नहीं किया, भाग जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी लेखिका बताती कि जब हम स्कूल से छूटते हैं तो उसके बाद छोटे छोटे थे, और छोटे छोटे होने के बावजूद गली में, यानी हमारे मोहल्ले में सबसे ऊंची जो बिल्डिंग हुआ करती थी, जो घर हुआ करता था, उसके छत पर जाते थे और वहां से पतंग उड़ाया करते थे। और पतंग उड़ाना लेखिका युवती को उसके मित्र ने ही सिखाया था। और वह गली के और लोगों के भी काम करता था, किसी का सब्जी लाना है, किसी का दूध लाना है, किसी के लिए कुछ और काम करना है, तो ये सब भी कर दिया करता था। इस वजह से अलग ही उस समय वो एकदम अलग था, ऐसा लेखिका कहती है। लेकिन आज तो कुछ अलग ही लग रहा है, वो कुछ बदला हुआ लग रहा है। मुझे याद है उसका यही एक पुराना ठिकाना था जहां पर वो हमेशा खड़ा रहता था। दीवार की वह बड़ी बाउंड्री, जिसके सहारे वह खड़ा पल पल मेरी राह तक ताकता रहता था। गली में लोग और भी हुआ करते थे, लेकिन हमारी दोस्ती तो सबसे अलग थी। दिन भर खेलना और घूमना बहुत अच्छा लगता था। वह 1 रुपए की साइकिल लेकर चलाना मुझे सिखाना, वे वे दिन मेरे दिमाग में आ जा रहे थे। मुझे याद है, जब वह नहीं दिखता तब मेरी नजरें बेचैनी से उसे खोजती थी।
कुछ समय के बाद मैं उस पर जब उस जगह से गुजरती थी तो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती रहती थी, पर वह नजर नहीं आता था। उसे वहां न देखकर मेरी आंखें भर जाती और दिल बेचैन हो जाता। मैं कुछ आगे बढ़कर पेड़ के सहारे खड़ी हो उसके आने का इंतजार करती। घर पहुंचकर भी दिमाग उसके ख्यालों में डूबा रहता। आखिर उसे क्या हुआ? मेरे मन में ये तरह तरह के ख्याल आने लगते थे। न मेरा दिन कटता था और न सवाल रुकते थे। अब यहाँ पर उस युवती की मनोदशा को व्यक्त किया है यहाँ पर लेखिका ने कि ऐसा होता है जब हमारा दोस्त विदाई हमको कहीं चला जाता है और उसकी कोई खबर नहीं होती है और उसके घर वालों से हम जाके पूछ नहीं सकते हैं और वो हमें खुद स्वयं बता कर नहीं जाता, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो वैसे ही जब वो अचानक से चला गया बिना बताए और फिर उसकी कोई खबर नहीं आई, उसके घर वाले तो आ गए लेकिन उसका कुछ नहीं है, या फिर घर वाले भी नहीं है तो कहाँ गए कैसे बिना बताए। तो लेखिका को जब युवती की मनोदशा को यहाँ व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि उसका जो पुराना ठिकाना था जहां पर वो खड़ा होकर उसके आने अपने दोस्त के आने का इंतजार करता था, वह दीवार थी एक, जिसको यहाँ पर बाउंड्री है दीवार की, वह बाउंड्री यानी कि घर का एक चारों तरफ जो एक दीवार खड़ी की जाती है उसके सहारे वो खड़ा रहता था और पल पल यानी हर एक क्षण तक उसकी राह देखता रहता था कि कब आएगी। गली में लोग और भी हुआ करते थे, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हमारी दोस्ती जिससे होती है हम उसी से ज्यादा लगाव रखते हैं, उसी का इंतजार करते हैं, उसी के बारे में बेचैन होते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। तो लेखिका भी यहाँ पर वो मनोदशा व्यक्त करते हुए कहती है कि आ, उसके लिए मेरी दोस्ती अलग थी। दिन भर हम लोग साथ घूमते थे और फिर खेलते रहते थे और 1 रुपए की साइकिल भी लेके चलाया करते थे। आप लोग को भी पता होगा बच्चों की 1 रुपए की साइकिल का मतलब है कि 1 रुपए में आपको साइकिल मिलती है भाड़े पे चलाने के लिए, वो भाड़े पे साइकिल मिलती है। उसका टाइम कुछ रहता होगा, आधा घंटा या 1 घंटा। तो जो उस समय 1 रुपए में मिलती थी आज उसका दाम बढ़ गया होगा, 5 रुपया हो गया होगा, नहीं तो 10 रुपया हो गया होगा, लेकिन वो पहले वही 1 रुपए में मिल जाया करती थी चलाने के लिए। तो लेखक और उनके जो मित्र है कवि युवक और युवती जो आपस में दोनों बहुत अच्छे गहरे मित्र थे, वो दोनों साइकिल चलाया करते थे। तो ये सारी बातें जब आज वो दिखाई नहीं दे रहा है तो इसे याद आ रही है और दिन भर दिमाग में घूमती रहती है। सही बात है, हमारा किसी काम में भी मन नहीं लगता कि हमारे मित्र ने हमारे दोस्त ने ऐसा क्यों किया, और हर समय बेचैनी रहती है कि, और हमारी नजरें उसको ही ढूंढती हैं, चाहे जितने लोगों की भीड़ हो, चाहे जितने लोग हों, लेकिन हम अपने मित्र को ढूंढते हैं, अपने पसंदीदा मित्र को, जिससे हमारा ज्यादा लगाव होता है, जिससे हम ज्यादा दोस्ती गहरी होती है, हम उसको ही ढूंढते हैं। तो यहाँ पर युवती भी जो है वो अपने मित्र को बेचैनी से खोजती है, उसकी नजरें, लेकिन वो तो कहीं है ही नहीं, नजर नहीं आता है। बार बार मुड़ मुड़ कर देखती है, जब घर आने लगती है तो उसे लगता है शायद कहीं पीछे से आके मुझे बुलाए, और इस तरह से दिन भर उसकी याद उसको आती रहती है और बेचैन करती रहती है। यह भी दिन भर उसकी ख्यालों में डूबी रहती है कि भाई क्या हुआ उसके साथ, कहाँ चला, क्यों नहीं उसने मुझे बताया, और तरह तरह के सवाल, कुछ गलत तो नहीं हुआ उसके साथ। तो जब हमारे पास किसी हमारे मित्र की जानकारी नहीं होती है और हमें उसकी बहुत याद आती है तो हम यही सोचते हैं कि कुछ गलत तो नहीं हुआ उसके साथ, क्या हो गया आखिर, क्योंकि बहुत हमारा मन बहुत तरीके के सवाल अपने आप से पूछने लगता है। दूसरे दिन फिर से वही ठिकाना, वही पेड़, वही समय और वही मेरा पलट पलट कर देखना। लेकिन आज जब वह मुझे नजर आया तो मन के सारे एहसास अचानक ओठों पर आकर थम गए, आंखें सवालों से भर गई। तभी मैंने तेजी से उसका हाथ झटक कर अपना हाथ छुड़ाया और वह भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। उसे देखते ही मम्मी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें, तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो? और ले ये युवती जो है कह रही है, अपने मन की दशा को बता रही है कि आज तक यानी अभी उसके आने से पहले तक की कैसी मन की स्थिति थी कि वह वही ठिकाना देखती थी जहां पर वह खड़ा रहता था और वहीं पर बार बार पलट कर देखती थी कि कहीं मेरा मित्र दोस्त वह आ तो नहीं रहा है पीछे से। लेकिन आज अचानक जब वो उसके सामने आया है तो उसकी वो सारी व्यथा जो है, जो उसके मन की तकलीफ है,
वो सवालों में बदल गई है। आज उसे ऐसा लग रहा है कि उससे सारे सवाल वो पूछ लेगी एक साथ। आज उसके मन में वो बेचैनी नहीं, उसकी जगह पर गुस्सा आ गया है, और इसलिए वो अपना हाथ झटक देना चाहती है कि उसको उससे बात नहीं करनी है। लेकिन वो उसके पीछे पीछे आ रहा है बात करने के लिए। और इतने में युवती की मम्मी ने पूछा कि तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो, आखिर बात क्यों नहीं कर रहे हो, इतने दिनों बाद मिले हो तो। मैं अंदर वाले कमरे में चली गई। वह हंसता हुआ कमरे की चौखट को देखते हुए बोला, आंटी, आपकी लड़की पागल हो गई है, कुछ समझती ही नहीं, कुछ बोलो तो भड़क जाती है, न सुनने की तो मानो इसने कसम खा ली है। और फिर वह जो युवक है, उस युवती का मित्र, वो कहता है कि आंटी, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जो आपकी लड़की है शायद उसका दिमाग सही नहीं है। वह जो है बात नहीं करना चाहती है, जब मैं बात करता हूँ तो गुस्सा करती है मेरे ऊपर। और शायद इसका दिमाग सही नहीं है, और उसने न, मैं कुछ बताना चाहता हूँ तो सुनना भी नहीं चाहती है। शायद उसने कसम खा ली है कि मेरी कोई बात वह नहीं सुनेगी। मैं अंदर से बोली, माँ, यह चाय पीने आया है, इसे चाय पिलाओ और भेजो, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। मम्मी ने धीरे से हंसते हुए कहा, देख लो, इतने दिन गायब होने का नतीजा। वैसे कहाँ था इतने दिन? वह झिझकता हुआ बोला, कुछ नहीं, ऐसे ही। झिझकना यानी, अब वो स्पष्ट रूप से नहीं बताना चाहता है, वो उसके मन में एक झिझक है, एक संकोच है कि क्या बताऊं कहाँ था मैं इतना दिन। लेकिन जब आप पुराने मित्रों से बहुत दिनों बाद मिलोगे तो जाहिर सी बात है वो सवाल आपसे करेंगे ही, और उनके घर वाले भी करेंगे, वो भी करेंगे कि भाई बिना बताए बिना कहे सुने तुम इतने दिन अचानक कहाँ से गायब हो गए, और फिर कहाँ से पलट के आ भी गए। तो हमारे जो मित्र, खास मित्र होते हैं, जो हमारे बहुत गहरे मित्र होते हैं, उनको प्रश्न करने का भी हक होता है हमसे, और हमें जवाब देना भी हमारा फर्ज बनता है उनको। हाँ हाँ, ऐसे ही दिमाग खराब है ना तेरा, मैंने कहा। और फिर युवती ने कहा, हाँ, तेरा तो दिमाग खराब है ना। उसकी नजरें झुकी हुई थी, कहीं भी नहीं देख रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे वह किन्हीं बातों में खो गया है। उस दिन को मैं कभी नहीं भूलती, जब वह बिना बताए चला गया था। घनी गर्मी का दिन था, हमारे स्कूल की छुट्टियां पड़ने वाली थी। हमने उस दिन प्लान बनाया था कि हम मार्केट में पतंग की दुकान पर जाएंगे और 5-5 रुपए वाली 4 पतंग खरीदेंगे। फिर गली के कोने वाले घर की छत पर जाएंगे। हमें पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ दोपहर का ही वक्त मिलता था। मैं स्कूल से आकर जल्दी से अपनी ड्रेस बदलकर तैयार हो गई थी। घर के दरवाजे पर खड़ी थी। वह आएगा मुझे मालूम था। गली की दोनों ओर देख रही थी, कितना वक्त हो चुका था इसकी भनक तक नहीं थी। मैं बस देखे जा रही थी। मम्मी भी आ जाने में लेट हो गई थी। घर में कोई नहीं था। गली में धूप कम होने लगी थी। यह देखकर लग रहा था कि काफी टाइम हो गया है। मैं वहीं पर खड़े खड़े यह भी सोच रही थी कि काश मम्मी भी आ जाए तो मैं उसके घर जाकर देखती। मैं खड़े खड़े थक गई थी। मैं जैसे ही घर के अंदर जाने लगी तो मम्मी को आते देखा। मैं खुश हो गई। मम्मी के आते ही बोली, मम्मी, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर चली गई। मैं तेज तेज चल रही थी। उसके घर पहुंची तो पाया कि उसके घर पर उसके घर पर ताला लगा है। मैंने उसके पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली से पूछा कि मेरा रोहन कहाँ गया है। तो वह तुरंत ही बोली कि ये सभी शादी में गए हैं। यह सुनकर मैं वहां से चली आई कि अब आएगा तो बात नहीं करूंगी। हाँ, अब युवती जो है, उस वह अपने पुराने दिन आ रहे हैं, याद आ रहे हैं कि किस तरह से जो उसका मित्र, रोहन उसका नाम है, वो किस तरह से उसको बिना बताए गायब हो गया था। वह दिन याद आया जिस दिन वह गायब हुआ था, कि लेखिक जो युवती है, उसके मित्र, वह स्कूल से आ चुकी थी। और वो लोग स्कूल से आकर, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। घनी मतलब घनी गर्मी का मतलब होता है कि मई की गर्मी जो होती है,
जिसमें हमें लंबी छुट्टी मिलती है, तो हम सब प्लान बना लेते हैं। कभी कभी घर वाले भी प्लान बना लेते हैं कि हम कहीं दूसरी जगह जाएंगे, गांव जाएंगे या कहीं और घूमने जाएंगे। तो वैसे ही इन दो मित्रों ने भी प्लान बनाया हुआ था कि हम छुट्टियां पड़ रही हैं, अब हम मार्केट से 4-5 पतंगे खरीद लेंगे और उसके बाद उन पतंगों को रोज जो गली का कोने वाला छत छत वाला घर है वहां पर जाएंगे और दोपहर के समय पतंग उड़ाएंगे, क्योंकि दोपहर को ही हमें पतंग उनको उड़ाने का समय मिलता था। और इस तरह से युवती स्कूल से घर आ गई, उसने अपनी ड्रेस बदल ली और तैयार हो गई कि अब वो मेरा मित्र आए तो हम जाएं पतंग खरीदें और फिर जाकर क्या करें, उसे उड़ाएं। लेकिन दोपहर से शाम हो गई और यह इंतजार ही कर रही है, लेकिन उसके मित्र का तो कोई अता पता नहीं है। अब वह गुस्सा भी कर रही है, लेकिन उसके घर में भी कोई नहीं है कि वह जाकर बाहर देखे कि आखिर कहाँ गया मेरा मित्र, कहाँ है वो, किस जगह, कहीं और तो नहीं खेलने लगा, मेरे साथ के अलावा किसी और के साथ तो नहीं खेल रहा है, क्यों नहीं आया अब तक। तो उसके मन में सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी बातें मन में आ रही हैं, लेकिन वो घर छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि घर पर उसकी मम्मी नहीं है। और अब मम्मी आए तब तो वो घर से निकले, और इसी उधेड़ बून में वो परेशान है कि क्या करे, बाहर गली में जाकर उसे देख आए या फिर अपने घर पे ही इंतजार करे। अब समय तो काफी हो चुका था और उस समय का उसे भान भी नहीं हो रहा है, क्योंकि घड़ी उसे वह नहीं देख रही है। लेकिन जो गली में धूप आती है और वो उसकी परछाई जो दिखती है, उसके आधार पर वह सोच रही है कि अब धूप जो है दोपहर की तो एकदम कड़क होती है, तेज होती है, अब तो कम हो गई है, इसका मतलब समय भी बहुत गुजर चुका है। लेकिन मेरा मित्र वो क्यों नहीं आया, क्या बात है, वो कहाँ चला गया है। और इतने में वह सोचकर अंदर जा रही है तो उसने देखा कि सामने से उसकी माँ जो है वो घर पर आ रही है। और यह देखकर वो बहुत खुश हो गई कि चलो अब माँ घर आ रही है तो कम से कम मुझे अब बाहर जाने का मौका मिल जाएगा। और जैसे ही माँ घर पर आई, वैसे ही तुरंत यह माँ को बताकर कि माँ मैं जा थोड़े समय के लिए जा रही हूँ, आती हूँ अभी, यह कहकर वह अपने मित्र के घर की तरफ तेज तेज कदम से चलने लगी। क्योंकि जब बहुत देर हो जाती है तो हमारे मन में उत्सुकता बढ़ जाती है ना बच्चों, कि हम जल्दी से जल्दी अपने दोस्त के घर पहुंचे और फिर सबसे पहले उस पर नाराज हो, उसको गुस्सा करे कि मैं इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ और तुम अपने घर पर बैठे हो या फिर कहाँ हो, किस वजह से नहीं आए। ये सारे सवाल हमारे मन में आते हैं और फिर हमें बहुत नाराजगी भी होती है, गुस्सा भी आता है कि हम बहुत कुछ सुनाएंगे, बहुत कुछ कहेंगे, डांटेंगे। और इस तरह से ये सारे उधेड़ बुन उसके मन में भी चल रहा है जब वो अपने दोस्त के घर जा रही है। उसके घर पहुंची तो उसने देखा कि घर पर तो ताला लगा है, घर पर कोई है ही नहीं। और फिर पड़ोसियों से उसने पूछा कि भाई मेरे जो मित्र रोहन ये कहाँ पर है, कहाँ गया। उसने अपनी एक सहेली से पूछा जो वहीं पड़ोस में रहती थी, तो वो तुरंत बोली कि ये सभी तो शादी में गए हैं। यह सुनकर वह और भी उससे नाराजगी हुई कि जब शादी में ही जाना था तो फिर मेरे साथ खेलने का प्लान क्यों बनाया। हम भी गुस्सा करते हैं ना, हमें भी गुस्सा आता है कि जब हमारे मित्र को, जैसे अभी हम स्कूल आए हैं और अब तो स्कूल बंद है, लेकिन इसके पहले जब हम स्कूल आते थे तो हमारे मित्र, हमारी सहेलियां, हम कुछ ना कुछ अगले दिन का प्लान बनाते थे कि कल मैं आऊंगी तो हम ये करेंगे, क्लास में वैसा करेंगे, चाहे पढ़ेंगे चाहे नोटबुक कंप्लीट करेंगे या कुछ भी ऐसे सोच कर आते थे ना। और अगर उस समय हमारा मित्र अपसेंट हो जाता है तो हमें कितना आ, हम खुद अपसेट हो जाते हैं कि अरे मेरा मित्र तो आया ही नहीं, आज तो हम ये करने वाले थे, आज तो हम ऐसा बुक कंप्लीट करने वाले थे, आज तो हम ये मजा करने वाले थे, आज तो हम इस दुकान से ये सामान खरीद के खाने वाले थे। तो बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, प्लान बना लेते हैं। लेकिन जब हमारा मित्र अपसेंट हो जाता है, वो नहीं आता है, किसी कारण से अनुपस्थित हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है अरे हमारा तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। तो यही अवस्था यहाँ पर इस युवती की भी है कि रोहन शादी में चला गया और उसे बताया तक नहीं, और उसके साथ तो पतंग उड़ाने का प्लान भी बना लिया था। तो इस तरह उससे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब वो शिकायत करे तो किससे, वहां तो ताला लगा है। इसलिए वह ये जब बात सुनी तो वापस अपने घर की तरफ च, चलने लगी और यही मन में सोचा कि ठीक है, मुझे नहीं बताया ना, अब आने के बाद मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करूंगी।
2 दिन तक मैंने उसका नाम भी नहीं लिया था, उसे पूरी तरह से भुला चुकी थी। लेकिन एक दिन सोचा कि अब जाकर देखती हूँ, शायद वे लोग आ गए होंगे। बेमन से मैं उसके घर गई। उसका घर खुला था। उसकी मम्मी बाहर ही खड़ी थी। लाइट नहीं थी, घर में अंधेरा था। मैंने उसकी मम्मी से पूछा, आंटी, रोहन कहाँ है? तो वह बोली, वह तो अपने मामा के घर ही रुक गया। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हुई थी। फिर मैंने पूछा, वह कब आएगा? अब जब हम गुस्से में होते हैं बच्चों, आप सभी भी गुस्से में कभी ना कभी होते ही होंगे, सभी को गुस्सा आता है। तो जब हम गुस्से में होते हैं तो जिससे हमें नाराजगी होती है, जिस पर हमें गुस्सा होता है, हम 2 दिन 3 दिन तक उसके बारे में सोचते नहीं है, या वो गुस्से में सोचते हैं, जो भी सोचते हैं कि ठीक है, मैं बात नहीं करूंगी या मैं उससे मिलूंगी भी नहीं। लेकिन ये हमारा गुस्सा कैसा होता है कि कुछ क्षणों के लिए होता है, क्योंकि सच्चाई तो ये होती है कि हमें उससे बहुत लगाव होता है, हम उसके बहुत परम मित्र होते हैं, तो हम उसको उससे ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं हो पाते हैं। लेकिन 1 2 दिन तो हम चला ही लेते हैं कि चलो हम अपने मित्र को बिल्कुल याद नहीं करेंगे, उससे बात भी नहीं करेंगे, सामने आने दो फिर हम उससे लड़ाई करेंगे। तो यहाँ पर जो युवती है उसकी भी वही अवस्था है। वह 2 दिन तक तो उसका नाम भी नहीं ली, उसे याद भी नहीं की। ऐसे लग रहा था कि वो पूरी तरह से उसे भूल चुकी है। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है। हम जिसके मित्र होते हैं, जिसके दोस्त होते हैं, हम पूरी तरह से कभी भी भूल नहीं पाते उसे। तो जब 2 दिन बीत गया तो फिर वह सोचती है कि चलो घर पर जाकर देखते हैं। आज भी नहीं आया, तीसरा दिन हो गया। शायद घर पर आ गया होगा और मुझसे मिलने नहीं आया होगा किसी बात की वजह से। तो वह उनके घर जाती है बेमन से। बेमन का मतलब होता है बिना मन का, कि उसकी इच्छा तो नहीं थी जाने की, लेकिन अपने दोस्त के लिए, अपनी दोस्ती के लिए वह उनके घर पर गई। जब वो घर पर गई तो देख रही है कि घर तो खुला है और घर में लाइट नहीं है। और उसकी जो मम्मी है, घर लाइट न होने के कारण दरवाजे पे ही खड़ी है, बाहर ही। और वहां जाकर ये पूछती है कि आंटी, रोहन कहाँ है? तो वो उसने आंटी ने उसको बताया, रोहन की मम्मी ने, कि वो तो अपने मामा के घर पर ही रुक गया है और शायद वहीं रुकेगा। यह सुनकर युवती को बहुत दुख हुआ, लड़की को। उसने सोचा, फिर भी उसने पूछा कि कब आएगा? वह बोली, अब तो वह तभी आएगा जब कुछ सीख लेगा। सीख लेगा यानी कुछ काम सीख लेगा, कुछ उसको करना आ जाएगा। अब कैसे है, एक उम्र के बाद बच्चों को पढ़ाई जब नहीं करते हैं, जैसे अभी आप ही लोग हैं क्लास में 9वीं कक्षा में है, अगर आप कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे तो ठीक है, घर वाले पढ़ाते हैं कि चलो भाई आगे हम पढ़ाते रहेंगे, बच्चा आगे पढ़कर कुछ करेगा, क्योंकि आगे चल के तो कुछ पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए हमें नौकरी धंधा तो करना ही पड़ता है, काम तो करना ही पड़ता है, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये जो रोहन है, शायद इसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, बीच में ये पढ़ा नहीं ज्यादा। और इसलिए अब जब पढ़ नहीं रहा है तो घर वाले भी सोचते हैं कि चलो पढ़ाई नहीं कर रहा तो कुछ काम ही धंधा सीख ले, और काम धंधा सीखेगा तभी तो कुछ घर वालों की मदद कर पाएगा, अपनी खुद की मदद करेगा। ये सारी बातें आती हैं। तो वही माँ ने कहा कि जब तक कुछ सीख नहीं लेगा काम, तब तक वो वहीं रहेगा। इतना कहकर वो अंदर चली गई। लाइट आ गई थी। मैं उसकी माँ से और भी कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन लाइट आने के कारण वो अंदर चली गई थी। आज पहली बार लाइट के आने का दुख हो रहा था। अब जब हम उस उम्र में होते हैं 15 16 साल के, तब हम संकोची किस्म के बहुत होते हैं बच्चों, हमें हर बात में बहुत संकोच होता है। कोई भी सवाल पूछना हो किसी बड़े से तो हम बहुत आसानी से नहीं पूछ पाते हैं। तो यहाँ पर इस लड़की की भी यही अवस्था है। अब वह, माँ ने तो कहा कि वो कुछ सीख लेगा तभी आएगा, लेकिन इसे ये भी पूछना था शायद कि वह क्या सीख रहा है, कौन सा काम सीख रहा है, वो काम कितने दिनों तक सीखेगा, कब खत्म हो जाएगा। ये सारे भी सवाल रहे होंगे। लेकिन क्योंकि उसकी माँ अंदर चली गई थी, लाइट आ गई थी, इसलिए इसके बहुत सारे सवाल जो है वो इसके मन में ही रह गए, पूछ नहीं पाई। और दोबारा घर के अंदर जाकर पूछना एक बहुत बड़ा संकोच, मन में एक झिझक उसके हो रही थी। इसलिए कह रही थी कि माँ अगर खड़ी रहती तो उसी तरीके से, जैसे पहले सवाल का जवाब उन्होंने दिया, शायद दूसरे सवाल का भी जवाब दे देती और मेरा काम हो जाता। लेकिन लाइट आ गई तो बहुत दुख हो रहा था युवती को कि लाइट थोड़े समय बाद आती तो क्या होता।
ये जो सारी मनोव्यथा है बच्चों, हम देखते हैं कि यह कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने कोई कहानी चल रही है। तो ये सत्य घटना है। यहाँ पर लेखिका ने जो ये प्रस्तुत किया है, चेतना जी ने, ये सत्य घटना के आधार पर है। लेकिन हमें कभी कभी लगता है कि हम कोई चलचित्र देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं जिसमें ये कहानी चल रही है, और उस मनोव्यथा को यहाँ व्यक्त की गई है। और आज यह मेरे सामने सिर झुका कर बैठा है। अब लेखिका को वो पुरानी सारी बातें याद आई, वो सारा दुख, वो सारा तकलीफ सब याद आया जो इसके अचानक चले जाने से उसने झेला था। इसलिए आज इस युवती को, रोहन पर, यानी इस लड़की को बहुत ही नाराजगी है, बहुत गुस्सा है कि आज आके सर झुका कर क्यों बैठे हो मेरे सामने? जब तुम जा रहे थे तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? तो मम्मी तेजी से हंसती हुई हाथ में चाय की ट्रे लिए किचन से बाहर निकली। वह सीढ़ियों पर बैठा था। उसने चाय का कप उठाया और कुछ नमक पारी भी ले लिए। चाय की चुस्की लेते हुए बोला, वाह आंटी, आपके हाथों की चाय आज भी उतनी ही कड़क है। किसी को मिल जाए तो उसका दिमाग ही खुल जाए। और इस तरह से ये सर झुकाए बैठा है सीढ़ियों पे। माँ जो है चाय की ट्रे लेकर आई, चाय लाई, चाय पिया भी, और साथ में चाय की चुस्की लेते हुए नमक पारे भी लेकर आई थी। नमक पारा मतलब होता है बच्चों नमकीन पदार्थ, खाने की वस्तु जो चाय के साथ अक्सर हम खाते हैं। तो नमक पारा लेते हुए, चाय की चुस्की लेते हुए बोला, आंटी की तारीफ किया कि आंटी क्या आपने चाय बनाई है, जैसे पहले बनाती थी वैसे भी आज भी बनाई है, वैसे ही और उतनी ही कड़क, जिसको मिल जाए उसका दिन बन जाए। यानी बहुत ही स्वादिष्ट और साथ ही साथ कड़क, जो दिमाग की सारी बत्तियां जला दे, ऐसी चाय। आप लोग भी कभी कभी तारीफ करते होंगे अपने घर में, अपने घर वालों की, या मम्मी की, या अपनी बड़ी बहन की, दीदी की, कि वाह कितना अच्छी चाय बनी है। तो वैसे ही रोहन ने भी तारीफ कर दी। अब लेखिका जो है उसे तो, जो युवती है उसे तो अच्छा नहीं लग रहा है कि ये झूठ मूठ की मम्मी की तारीफ कर रहा है कि इसको जो इसकी ऊपर की नाराजगी है वो दूर हो जाए। मैं बाहर आ मैंने बाहर आकर कहा, माँ यह तुम्हें चढ़ा रहा है। तभी मेरी मम्मी उसको तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, क्या मैं चाय अच्छी नहीं बनाती? और फिर मुझे तो गुस्सा था ही, यानी उस युवती को। उसने कहा, मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, जैसी चाय आप बनाती हो वैसे हमेशा हमेशा ही बनाती हो और आज भी बनाई हो। लेकिन अब इसको पता है ना कि इससे नाराजगी है, तो यह क्या कर रहा है, आपको चढ़ा रहा है। चढ़ा रहा है मतलब आपकी झूठ मूठ तारीफ कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन माँ ने भी तुरंत ही पूछ लिया फिर गुस्से में आकर कि भाई क्यों, कि मैं चाय अच्छी नहीं बनाती जो तुम ऐसे झूठ मूठ तारीफ कर रहे हो? हाँ बताओ भाई, क्या आंटी चाय अच्छी नहीं बनाती? अब ये जो रोहन है, ये उल्टा मुझसे ही पूछ रहा है कि आंटी चाय अच्छी नहीं बनाती। अब वो मेरी माँ है, मुझे तो पता है कि अच्छी बनाती है, लेकिन अब इसको तो आंसर देना है, तो ये उल्टा मुझसे ही कह रहा है। मैं कुछ नहीं बोली। उसी ने आंखों को मटकाते हुए बोला, हाँ आप बहुत बढ़िया चाय बनाती हैं, यह तो बहुत बस किसी को पागल बना सकती है। और इस तरह मुझे चिढ़ाते हुए दोबारा से कह रहा है, आंख मटकाते हुए, यानी आंख मटकाना है आंखों से इशारे करते हुए, कहता है कि आप तो चाय अच्छी बनाती, लेकिन आपकी बेटी जो है वो क्या करती है, सबको खाली पागल बनाती है। माँ ने अब वही बात पूछ डाली जो मेरे मन में चल रही थी। सुना है तू अपने मामा के यहाँ पर था इतने समय, वहां पर करता क्या था तू? अब माँ ने कहा कि अब क्योंकि जब एक उम्र होती है बच्चों, जैसे अब 17 साल के हैं, 18 साल के हैं, तो हमें कोई अपने ऑफिस में तो काम देगा नहीं, और कोई ऐसी जगह नहीं काम मिलता है, क्योंकि एक उम्र के बाद ही, और एक कहते हैं उसे, एक जो शिक्षा की जरूरत होती है, अनिवार्य शिक्षा पूरी करने के बाद ही हम किसी कार्यालय में एक पद पर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वह शिक्षा नहीं है और हम एक उम्र में नहीं है, तो हमें कहीं भी काम नहीं मिलता बड़ी आसानी से। तो इसलिए माँ ने पूछा कि तू मामा के यहाँ इतना दिन था, तो फिर क्या कर रहा था वहां पर रहकर, तूने क्या किया वहां पे? वह बोला, काम, काम और बस काम। पापा ने मुझे वहां पर यह कहकर रुकने को कहा कि कुछ सीख लेगा। और फिर उसने बताया कि मैं वहां पर काम कर रहा था
और काम ही काम कर रहा था, उसके अलावा और कुछ नहीं। मेरे पिताजी जो हैं वो मुझे वहां रुकने के लिए बोल कर आए थे कि यहाँ रहोगे तो कुछ काम सीख लोगे, क्योंकि मैं मेरे घर पर क्या है, पतंग उड़ाना, खेलना, यहाँ वहाँ घूमना, यही सारी बातें मैं करता था। इसी वजह से मेरे पापा ने वहां पर मुझे रोक कर रखा था। एक यहाँ पर बात बताना चाहूंगी बच्चों आपको, मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये जो गुलाबी रंग से लिखा हुआ है, ये अलग रंग से इसलिए लिखा हुआ है कि इस पर प्रश्न पूछा गया है। और वह प्रश्न आप देख रहे हो कि आपके हाथ के दाहिनी तरफ लिखा गया है। तो वहां पर जो उसके प्रश्न है वो भी गुलाबी रंग से इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि इसके जो उत्तर है इन्हीं गुलाबी रंग के पैसेज में से ही आपको मिलेंगे। तो ये जो प्रश्न है आप यहाँ से ढूंढकर उसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब पापा ने इसलिए रोका था वहां पर मामा के यहाँ पे कि कुछ वहां पर सीख लेगा, लेकिन मामा ने क्या कराया उससे, मामा ने मुझे दुकान पर रख लिया। बस मैं वही था, मैं मैकेनिक तो बन गया आंटी, मगर वह बोलते बोलते रुक गया। शायद उसकी चुप्पी में ही उसका असली जवाब छुपा था। अब युवती जो है शायद उसकी मित्र है, गहरी मित्र है, इसलिए उसके उस चुप्पी को भी समझ सकती है जो वो नहीं बोला। शायद उसकी चुप्पी में वो बातें होंगी कि आंटी मैं तो मैकेनिक बन गया, लेकिन उसका वो जो खेलने का समय है, वह जो दोस्तों के साथ रहने का समय, वो सब कुछ चला गया और अब वह कभी नहीं मिलेगा। यही होता है बच्चों की, जो हमारे जीवन का एक समय, एक पल बीत जाता है वो लौट कर कभी नहीं आता, ये जीवन की सच्चाई है। तो यह बात कोई और नहीं समझ सकता, हमारा जो उम्र का होता है या जो हमारे साथ खेला खेलता है, हमारे साथ हमेशा रहता है, वही शायद इस बात को समझ सकता है। इसलिए यहाँ पर यह युवती भी उसकी जो मगर के बाद वाला शब्द है जो नहीं बोला, वो वह उसको समझ चुकी थी और सारा कुछ जो वह सुनना चाहती थी वो उसके उस मगर में छुपा हुआ था। उसकी चाय का कप खाली हो गया था। वह बोला, चाय तो खत्म हो गई। मैंने कहा, चल जल्दी से अपने घर जा, वरना बहुत मारूंगी। और फिर क्योंकि वो मेरा दोस्त है तो हम इसी तरह से बातें करते हैं कि ठीक है चाय खत्म हो गई तो अब भाग जाओ अपने घर पे चले जाओ, बिल्कुल यहाँ मत रुको। वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे जा रहा हूँ। तू इतना क्यों भड़क रही है? भड़क रही है मतलब गुस्सा कर रही है। ये जो भड़कना शब्द होता है एक हिंदी का ही शब्द है, लेकिन हम उसको कहाँ पर बोलते हैं जहाँ पर हम अपने दोस्तों के साथ ही बोल पाते हैं, जहाँ अनौपचारिकता बिल्कुल जहाँ पर हमारे बीच में कोई औपचारिकता नहीं होती है, हम बेधड़क बात करते हैं, वहां पर बोलते हैं। कुछ समय बाद जब वह जाने ही वाला था कि मैंने पूछा, फिर कब आएगा? उसने बड़े ताव से जवाब दिया, कभी भी, जब मन करे। पर तुझे आना है तो कभी भी आ जाना, तेरे लिए तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और फिर हमारा दोस्त है तो फिर वो जाएगा, भले कितना गुस्सा करे हम, लेकिन दोबारा भी मिलने की इच्छा तो होती ही है। और उसने कहा ठीक है, तो अब कब आएगा? तो उसने कहा जब मेरा मन करेगा मैं आ जाऊंगा, लेकिन तुझे जब भी आना हो कभी भी आ सकती है। मेरे घर के दरवाजे यानी खुले हुए हैं, यानी मेरे घर में तो कोई रोक टोक नहीं है, जब भी तुम्हारा मन करे तुम आ जाना। चंद पलों बाद वह चला गया और जाते जाते आंखों को मटकाते हुए बोला, सॉरी, गलती हो गई, मिलेंगे, बाय। और फिर अंतिम में जो शायद युवती सुनना भी चाहती रही होगी कि वो उससे माफी मांगे, तो वह उसने जाते समय आंखों से इशारे करते हुए बोलते चला गया कि गलती हो गई मुझसे और फिर मिलेंगे। उसके पीछे मुड़ते ही मैंने उससे पूछा, तू था कहाँ इतने दिन? अब तक तो सुन चुकी थी कि वो कहाँ था, लेकिन अब उसे खुद भी चाहिए जवाब, उसके मुंह से सुनना चाहती है। वह मुस्कुराने लगा और बोला, यह बड़ा हो जाना भी न जाने एक जुर्म ही है, इसकी लंबी सजा है। यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही गई बच्चों। ये अभी आप छोटे हो तो शायद आपको कम ही समझ में आएगी, लेकिन जब आप बड़े होगे और कहीं नौकरी धंधा करने लगोगे और अपने मित्रों से नहीं मिल पाओगे, तब ये जो लाइन है आपको शायद याद आएगी कि बड़ा हो जाना भी क्या है, एक जुर्म है अपराध जो कि हर किसी के साथ होता है। क्योंकि बचपन का
जो समय होता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम हर समय खेलना और अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करना ही पसंद करते हैं। बाकी हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं होती है। हम हर समय अपने दोस्तों के साथ खुश होते हैं, मजा करते हैं, खेलते रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं। बस इसके अलावा हमारे जिंदगी में कुछ किसी का आना जाना लेना देना कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारे लिए सजा बन जाती है। क्यों? क्योंकि घर की जिम्मेदारियां संभालनी होती है। घर में जो लोग रहते हैं उनके प्रति भी हमारे कुछ फर्ज बन जाते हैं, उनके लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो इस तरह से हमें हमारे लिए बड़ा होना एक सजा है, ऐसा रोहन ने कहा। यह कहकर वह चलने लगा। वह कुछ कहता हुआ कदमों को आगे बढ़ाता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मैं उसकी यह बात पूरी तरह से समझ गई थी। आज उसका हाथ पकड़ना सभी को दिख रहा था, लेकिन यह नहीं दिख रहा था कि बचपन में छोटे छोटे से हम दोनों कैसे गली की सबसे ऊंची छत पर जाकर पतंग उड़ाया करते थे। तो यहाँ पर रोहन जो है बोलते हुए चला गया कि बड़ा होना एक सजा है। और यहाँ पर युवती जो है उसको भी समझ में आ गया कि सच में बड़ा हो जाने में कितनी सारी हमारे बीच में कितनी सारी चीजों की रुकावट आ जाती है। हम अपने दोस्त से उस तरह से बात नहीं कर सकते जैसे बचपन में करते थे। भले हमारा कितना भी गहरा मित्र हो, वो हमारी मित्रता को लोगों का, समाज के लोगों को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। तो बड़ा होना में कोई भी फायदा नहीं है, बड़े होने में कोई भी मजा नहीं है। बड़ा होना तो एक नैसर्गिक विकास है, शारीरिक और मानसिक, बस वही है। बाकी जब हम छोटे होते हैं तभी सबसे ज्यादा आनंद रहता है, खुशी रहती है। क्योंकि लड़का हो या लड़की हो, सारे लोगों की जो दोस्ती होती है, मित्रता होती है, एक समान होती है। सब खेलते हैं, कूदते हैं, साथ में रहते हैं और बहुत आनंद लेते हैं। तो इस तरह से यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। चेतना जी ने बड़े ही सहज ढंग से, बहुत सरल भाषा में, आप लोगों की भाषा में ऐसा कहा जाए कि उन्होंने मित्रता को स्पष्ट किया कि मित्रता किस प्रकार की होती है। और यहीं पर यह पाठ बच्चों समाप्त हो गया है।